Hello children, how are you? I hope you all are very fine. Children, this is your geography book page number 3 and we are reading resources and development. In the previous video, we had studied about the resources and the types of resources. And today we will see the development of resources. पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दूंगी, then I will give you notes. So let's see. Resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. It was believed that resources are free gifts of nature. As a result, human beings used them indiscriminately, and this has led the following major problems. Depletion of resources for satisfying the greed of a new individuals. Accumulation of resources in few hands, which in turn divided the society into two segments, that is, haves and have not, or rich or poor. And indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation. तो चिल्ड्रन, जैसे कि आपको मालूम है कि जो रिसोर्सेस होते हैं वो उन्होंने मनुष्य की लाइफ को बहुत ही आसान कर दिया है, और जो रिसोर्सेस हैं वो नेचर के साइड से मनुष्य को गिफ्ट है, लेकिन मनुष्य की ग्रीडीनेस ने, उसके लालच ने, उसकी बढ़ती हुई आवश्यकताओं ने इन रिसोर्सेस के यूज़ के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी बढ़ा दी हैं। सबसे पहला तो ये है कि ये रिसोर्सेज जो है ये धीरे धीरे समाप्त होने लगे हैं। हर व्यक्ति की अपनी जिज्ञासाएं हैं, अपनी आवश्यकताएं हैं, और साथ में लालच भी है, अपने आप को सेटिस्फाई करने का लालच। तो इसकी वजह से जो रिसोर्सेज का डिप्लेशन है वो बढ़ता ही गया। इसके साथ साथ जो रिसोर्सेज हैं वो उन्होंने सोसाइटी में दो तरह से चेंजेस ला दिया। एक तो रिच और दूसरा पुअर, या कहना चाहिए एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर लोगों के पास सब कुछ है, और एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर लोगों के पास कुछ नहीं है। तो ये दो तरह से हमारा जो समाज है वो बट गया, रिच और पुअर में, इसकी वजह से कि रिसोर्सेज किसी के पास बहुत ज़्यादा हो, किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है। और इसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग जैसी परेशानियां भी ये रिसोर्सेज के बहुत ज़्यादा यूज़ के कारण हमें देखने को मिल रही हैं। ओजोन लेयर डिप्लेशन भी देखने को मिला, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है और लैंड डिग्रेडेशन है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसकी वजह से हमें देखने को मिली। अब इसके लिए जो गवर्नमेंट है उसने काफ़ी सारे प्रयास किए हैं ताकि ये जो नुकसान हो रहा है पर्यावरण को, इससे बचा जा सके। तो ये कैसे कर रहे हैं इसको चलिए देखते हैं। एक तो है एजेंडा 21। इट इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट विच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील. It aims at achieving global sustainable development. It is an agenda to combat environmental damage, poverty, disease through global cooperation on common interest, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब एक एजेंडा 21 रहा है, 1992 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पर चर्चाएं हुई। जो ग्लोबल वार्मिंग है उसे किसी प्रकार से रोका जाए, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहे हैं वो किए जाएं। इसके साथ साथ जो एनवायरनमेंट का डैमेज है, पावर्टी बढ़ रही है, जो डिसीज़ बढ़ रही हैं, इन सब पर जो ह्यूमन की जो नीड्स है उनको कम करके और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको शेयर करके इन सब चीज़ों पर रोक लगाई जाए। तो चलिए अब नोट्स देखते हैं। तो ये कुछ रिसोर्सेस के जो प्लानिंग है हमारे भारत में, किस तरह से प्लानिंग है रिसोर्सेस को बचाने के लिए, क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, तो ये जो नोट्स हैं इनको आप नोट करेंगे। तो सबसे पहले है resources planning in India. It involves identification and inventory of resources across the regions of the country, evolving a planning structure endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resources development plans, matching the resources development plans with overall national development plans. Children,
रिसोर्सेज प्लानिंग के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रयास किए हुए हैं। रिसोर्सेज प्लानिंग कोई सरल प्रोसेस नहीं है, कोई इजी प्रोसेस नहीं है। इसके लिए उन्होंने बहुत ये जो प्लान बनाए हैं, ये इन्होंने स्टेप वाइज उठाए हैं कि किस तरह से जो रिसोर्सेज हैं उनको हम सुरक्षित कर सकते हैं। तो पहला तो ये है कि देश के जितने भी अलग अलग डिफरेंट रीजन्स में जो रिसोर्सेज हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनकी पहचान करके उनकी लिस्ट बनाना, और इसके लिए जितने भी एरिया वाइज जो इन्वेस्टिगेशन है वो किया जाएगा, सर्वेक्षण किया जाए, और फिर मैप बनाना, और फिर जितने भी रिसोर्सेस हैं उनका क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज उनका एक अनुमान लगाना, और फिर उनका मापन करना। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। फिर सेकंड स्टेप में उन्होंने क्या किया, जितने भी रिसोर्सेस हैं उनके डेवलपमेंट के लिए योजनाएं लागू करने के लिए उन्होंने इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगाने का शुरू किया। और इसके साथ साथ अपने ज्ञान से और अपने जो भी इंस्टीट्यूशनल सेटअप है उनके द्वारा, है ना, एक कहना चाहिए प्लान तैयार करना कि किस तरह से काम हो सकेगा और किस तरह से ये रिसोर्सेज को बचा कर के उनका यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान और नेशनल डेवलपमेंट प्लान जो है उनको स्थापित कर रहे हैं। रिसोर्सेज को बचाने का जो एम था, उद्देश्य था, उसकी पूर्ति के लिए शुरू से ही प्रयास शुरू कर दिए गए। इंडिपेंडेंस के बाद, हमारे भारत में इंडिपेंडेंस के बाद से ही जो फर्स्ट 5 ईयर्स प्लान था उससे ही रिसोर्सेज को बचाने के जो कार्य थे वो शुरू कर दिए गए थे। लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। हमारे भारत में लैंड जो है वो किस तरह से यूज़ होती है उसे देखते हैं। टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये आपको नोट करना है कि जो लैंड है जियोग्राफिकल एरिया में हमारे भारत की 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। Land use data, however, is available only for 93% of the total area because the land use reporting for most of the northeast states except Assam has not been done fully. Some area of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan and China have also not been surveyed. The land under permanent pasture has also decreased. Follow land left without cultivation for one or less than one agricultural year. Net shown area, total area shown in agricultural year. More net shown area in Punjab and Haryana. Less net shown area in Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur and Andaman Nicobar Island. National Forest Policy in India in 1952. West land includes rocky, arid and desert area, and land put to other non-agricultural uses include settlements, roads, railways, industries, etc. Continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it. तो चिल्ड्रन, भारत की जियोग्राफिकल एरिया जो है वो सिर्फ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है वही इंक्लूड होता है, और बाकी का जो एरिया है वो इंक्लूड नहीं हो पाता है। तो सबसे पहला कारण तो उसका ये है कि जो 93% लैंड है उसी के हमारे पास डेटा है। बाकी की डेटा इसलिए नहीं है क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है आसाम को छोड़कर बाकी के हैं वो जानकारी उनके बारे में उपलब्ध ही नहीं है। फिर दूसरा क्या है, जम्मू और कश्मीर और पाकिस्तान और चीन जहाँ पर कब्ज़ा करके रखे उस लैंड का भी सर्वे नहीं हुआ, तो इस वजह से उसका भी हमारे पास कोई डेटा नहीं है। फिर कुछ एरिया जो है वो मतलब परमानेंट उनको क्या बना दिया गया है, चरागाह बना दिया गया है, मीन्स पास्चर लैंड परमानेंट उनको बना दिया गया। लेकिन उसके बाद भी जो लैंड है परमानेंट पास्चर लैंड है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। उसका कारण पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं। वो हाउसेस हैं,
वो बनाते जा रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए लैंड यूज़ करते जा रहे हैं, तो इस वजह से जो परमानेंट पास्चर वाली लैंड है वो कम होती जा रही, डिक्रीज़ होती जा रही है। कोई लैंड है उसमें 2 या 3 वर्षों में 1 या 2 बार अनाज बोया जाता है, और किसी किसी लैंड में सिर्फ एक ही बार अनाज बोया जाता है, और कहीं कहीं पर ऐसा कि साल में 2-3 बार फसल बोई जाती है। तो ये नेट शोन एरियाज जो है, टोटल एरिया है एग्रीकल्चर का एक साल में कितना देता है वो है। फिर मोर नेट शोन एरिया पंजाब और हरियाणा का, कि वहाँ साल में 2 से 3 और 3 से 4 फसल भी उगाई जा सकती हैं, वो एरिया को देखा गया। कम, जहाँ पर कम शोन एरिया है, मतलब कि जहाँ से कम फसल हम लेते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड, ये सारे। एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1952, इसके अंतर्गत भी बहुत सारे जो क्षेत्र हैं लैंड के, वो फॉरेस्ट के लिए रिजर्व हो गए। तो ये भी एक ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो इकोसिस्टम है उसको बैलेंस करने के लिए भी ज़रूरी है। उसके साथ साथ कुछ ऐसी ज़मीन भी होती है जो बंजर होती है, जिसका उपयोग एग्रीकल्चर के नहीं हो सकता है, तो उसको दूसरे कामों में यूज़ किया जाता है, जैसे कि पहाड़ हैं, चट्टानें हैं, और दूसरी लैंड है, इस तरह की लैंड को इसमें शामिल किया जाता है। और जो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं होती, तो वो रोड्स हैं, रेलवे लाइंस हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, इनके लिए यूज़ की जाती हैं। तो बहुत समय से, लंबे समय से जो लैंड का सुरक्षा है, संरक्षण है वो, और उसको किस तरह से मैनेज करें उसकी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी ये मैनेजमेंट बहुत अच्छे से प्रॉपरली नहीं होने की वजह से लगातार जो ये लैंड रिसोर्सेस हैं इनका जो है ये डिक्रीज़ हो रहे हैं। इससे हमारा समाज और पर्यावरण जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गंभीर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके लिए सभी को सचेत होने की ज़रूरत है। अब ये क्वेश्चंस दिए गए हैं जो मैंने अभी समझाया, इसी के अंदर में है, आप इसे आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉइल के बारे में देखेंगे।